अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका कंपनी आती है और मीटिंग में लोगों को टिकट रूल्स बताती है। अब आगे मेन पॉइंट ये था कि कपड़े कितनी जल्दी तैयार हो गए, वह भी उनके डिजाइन कितने गॉर्जियस थे, लेकिन उसने इतनी जल्दी काम किया कि वह लोग वहां खड़े होकर भी उसे ठीक से देखा नहीं पाए। कौन है मिस कपूर और वह इतनी अच्छी कैसे हैं? वहीं दूसरी तरफ देवांश ने अनामिका को मैसेज किया, तुम कहाँ गई हो काम करने के लिए? अनामिका ने उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने और दूसरा मैसेज भेजा, क्या तुम्हारा पहला दिन कंपनी में अच्छा रहा? इतना सोचकर उसने एक और मैसेज भेजा, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? अनामिका ने आखिर में उसे लोकेशन भेज दी। जब देवांश ने उसे देखा तो वह ओबरोय फैमिली के अंदर एक छोटी सी क्लॉथिंग कंपनी थी। वह सिर्फ 2 दिन पहले ही वापस आई है और उन्होंने ऑलरेडी उसे कंपनी दे दी संभालने के लिए। थक गई हो? देवांश को उसकी बहुत चिंता थी। मुझे बिल्कुल थकावट नहीं हुई है, मैं ठीक हूँ और कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है, अनामिका ने एक ही सांस में जवाब दे दिया। एक साथ लंच करें, अगली बार मेरा किसी और के साथ प्लान बन चुका है। कोई आदमी है? हाँ। उसका जवाब सुनकर देवांश को बहुत बुरा लगा, फिर भी उसने पूछा, कौन सा रेस्टोरेंट? क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ? अनामिका ने उसे नो नीड का मैसेज भेजा और ईश्वर की दी हुई रिपोर्ट पढ़ने लगी और किसी और के मैसेज का जवाब नहीं दिया। वही दोपहर के वक्त विक्रांत दादाजी ने उसे कॉल किया कि वह उसकी कंपनी के नीचे आ गए हैं। ये जानकर उसने अपना अपना छोटा सा बैग पकड़ा और उनकी गाड़ी में आकर बैठ गई। सर, क्या हम उन्हें फॉलो करें? ऋषि ने उम्मीद नहीं की थी कि अपनी फैमिली से मिलते ही मिस अनामिका उनकी कंपनी को टेक ओवर कर लेंगी और अनएक्सपेक्टेडली मिस अनामिका ने उसके बस का लंच इनविटेशन मना कर दिया और किसी और की गाड़ी में बैठ गई। लाइसेंस प्लेट जानी पहचानी नहीं थी, इसका मतलब यह मुंबई के किसी हाई सोसाइटी वाले इंसान की कार नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि गाड़ी में कौन है, लेकिन अगर उसके बॉस पर्सनली उन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो पक्का गाड़ी में कोई आदमी ही होगा। हम उनकी गाड़ी को क्यों फॉलो करेंगे? देवांश ने सख्त आवाज में कहा, हम बस लंच करने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहे हैं। जी सर, एक जलनखोर आदमी। वही गाड़ी में जब एक बूढ़े इंसान ने अनामिका को देखा तो वह एक्साइटेड होकर बोले, तुम पहले से और भी सुंदर हो गई हो और तुमसे मिलना और भी मुश्किल। कैसे है आप दादाजी? दादी माँ बिल्कुल ठीक है। अनामिका ने लक्ष्मी दादी की जनरल सिचुएशन उन्हें बताई तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, तुम अपनी दादी माँ का ख्याल रख रही हो तो मैं आराम से रह सकता हूँ। विक्रांत दादाजी और लक्ष्मी दादी माँ अपने जवानी के दिनों में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर विक्रांत दादाजी एक गरीब परिवार से थे और लक्ष्मी दादी एक अमीर परिवार से, जिसकी वजह से उनकी फैमिली नहीं उनकी शादी के लिए इजाजत नहीं थी और विक्रांत दादाजी हेल्पलेस होकर अपने ही सामने अपने प्यार की शादी एक अमीर परिवार में होते हुए देखते रहे। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की और बिजनेस वर्ल्ड में धीरे धीरे करके अपना नाम बनाया और एब्रॉड में अपना बिजनेस बहुत एक्सपेंड किया, जहां वह अब नंबर 1 में थे। बाद में उनका करियर पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाने के बाद वह छोटे से शहर वापस आए लक्ष्मी दादी को ढूंढने के लिए और उन्हें ढूंढकर उन्होंने उन्हें एक अंगूठी देकर प्रॉमिस किया कि इस अंगूठी का दिखाकर वह कोई भी चीज उनसे मांगेगी तो वह जरूर देंगे। किसने सोचा था कि एक दिन लक्ष्मी दादी उस ऋण का इस्तेमाल करके अनामिका को कुछ चीजें सीखने के लिए कहेंगे। वह एक बिजनेस टाकुन थे और उनके बहुत सारे बेडेस दोस्त थे। लक्ष्मी दादी के लिए ही विक्रांत दादाजी ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की और वह अनामिका को अपनी पोती की तरह मानते हैं और उन्होंने ही अनामिका को बिजनेस की हर एक चीज दिखाई है। उनके कई सारे दोस्त थे जिन्होंने अनामिका को अलग अलग चीज सिखाई, जैसे कि मेडिसिन, म्यूजिक, चेस, पेंटिंग और भी बहुत सारी चीज जो अनामिका इस वक्त थी वह उनकी जिंदगी भर की एक्सपीरियंस और अकालमंदी को उसे सीखने की वजह से ही थी। अनामिका ने भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया और जो कुछ भी उन्होंने सिखाया उसे बहुत अच्छे से सीखा। ऐसा कहा जाता है कि अनामिका अपनी पूरी गर्मी की छुट्टियां, ठंड की छुट्टियां और हर एक छुट्टी उन लोगों के साथ ही बिताती थी। आज वह जहां भी थी वह अपने दादाजी और उनके दोस्तों की वजह से ही थी, जो हमेशा उसे कुछ न कुछ सिखाते रहते थे। तुम्हारी ग्रेजुएशन कब पूरी हो रही है? तुम्हें अपने दादाजी की बिल्कुल परवाह नहीं है, विक्रांत जी ने अपना चेहरा लटका कर बोला, मेरा कोई बेटा या पोता नहीं है, तुम ही मेरी इकलौती वारिश हो। नहीं। अनामिका बहुत बिजी थी और अब उसके डैड ने भी उसे एक नई कंपनी सौंप दी थी। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है। तुम मेरी इकलौती फैमिली मेंबर हो, अगर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? विक्रांत दादाजी ने हंसते हुए कहा। आप वापस अपने घर और इस देश में क्यों नहीं आ जाते? अगर आपको लक्ष्मी दादी की इतनी ही याद आती है तो उनका बिजनेस एब्रॉड में वह पूरी तरह स्टेबल था, वह यहाँ आकर सेटल भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था।
उसकी बात सुनकर विक्रांत जी उदासी से मुस्कुराए और बोले ये ठीक नहीं रहेगा। कोई भी उनका और लक्ष्मी दादी का पास नहीं जानता था। यहाँ तक कि मदन भी नहीं जानता था कि उसकी माँ इतने बड़े बिग शॉट को जानती है। लक्ष्मी के हस्बैंड भले ही कम उम्र पर इस दुनिया से चले गए मगर वह तुम्हारी दादी माँ से बहुत प्यार करते थे और इसी वजह से उनकी मौत के बाद भी मैं तुम्हारी दादी माँ को शादी के लिए नहीं बोल पाया। अगर मैं दूर से ही उसका ख्याल रख पाऊँ और उसके बारे में मुझे खबर मिलती रहे उतना ही काफी है मेरे लिए। विक्रांत जी को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था और उनके लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि अनामिका बड़ी हो गई थी और एक फैमिली की तरह उनका बिजनेस संभाल सकती थी। उनकी गाड़ी जल्दी ही एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंची। अनामिका ने उन्हें बाहर निकलते हुए कहा, मैंने कहा था आपको अपना ख्याल रखने के लिए, लेकिन आप कभी मेरी बात नहीं सुनते जिसकी वजह से अब वह ठीक से चल भी नहीं पाते थे। विक्रांत जी ने हंसते हुए कहा और उसका सपोर्ट से खड़े होते हुए कहा, मुझे पता है कि अभी मैं हार्ड वर्क करूंगा तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दादी माँ का नाम याद करके मोटिवेशन मिलती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अनामिका ने उन्हें धीरे धीरे आगे सपोर्ट करके चलते हुए कहा, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। नहीं, नहीं, अभी भी कुछ बिजनेस है जिन्हें मुझे सीखे और करना है मरने से पहले। ठीक उसी वक्त युविका जिसने समर्थ का हाथ पकड़ा हुआ था उसने हैरान होकर कहा, समर्थ, क्या वह अनामिका नहीं है? वह यहाँ पर समर्थ के साथ एक बुटीक आई हुई थी एक अच्छी सी ड्रेस लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी से बाहर आए उन्हें अनामिका दिखी जो एक बूढ़े इंसान का हाथ पकड़ रहकर धीरे धीरे उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर ले जा रही थी। वह इंसान कितना बुरा है, क्या उसे डिस्गस्टिंग फील नहीं होता? समर्थ ने अनामिका की तरफ देखते हुए कहा। उसने अनामिका के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। उसे अचानक अनामिका से गिरी हुई लगने लगी। युविका को याद आया कि कल भी एक अलग रेस्टोरेंट में अनामिका एक अलग लड़के के साथ थी। क्या वह एक ही वक्त पर दो दो आदमी को बेवकूफ बना रही है या फिर कल वाला लड़का सचमुच उसका भाई था? कोई भी बात क्यों ना हो, वह अनामिका को नीचे गिरते हुए देखकर काफी खुश थी। वही देवांश जो गाड़ी में बैठा हुआ था, जो उसने अनामिका को सामने बूढ़े इंसान के हाथों पकड़े हुए देखा तो उसको अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। वह छोटे छोटे हाथ जीने कल उसने पकड़ा हुआ था, वह इस वक्त किसी और का सपोर्ट कर रहे हैं। सर, क्या आपको नहीं लगता कि वह इंसान को जाने पहचाने हैं? ऋषि बोला और सोचने लगा और अचानक उसने उसे कुछ याद आया। वह बोला, अब मुझे याद है, उनका नाम विक्रांत है। वह मून कैपिटल के ओनर है जो अमेरिका में एक काफी बड़ी कंपनी है। उनकी कंपनी अनामी इन्वेस्टमेंट से भी बड़ी कंपनी थी। उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस से अपना करियर शुरू किया और फिर जब अच्छे फंड्स हो गए तो उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की। वह अपनी रूटलेस स्ट्रेटजी की वजह से हो रही है। प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते जो हमेशा पैसे कमाती थी। पिछले तकरीबन 20 to 30 सालों में उन्होंने इतने इंडस्ट्रीज में पैसे लगाए थे कि उनकी खुद की वेल्थ का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। तभी उन्हें लाइसेंस प्लेट समझ नहीं आई। ऋषि खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मिस अनामिका बहुत सारे लोगों को जानती है। सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर उनसे काफी इम्प्रेस है। कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं उनकी तारीफ की। इंडिया का सबसे रिच इंसान उसके फादर है और लगता है कि वह विक्रांत वर्मा को भी बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन देवांश इसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। उसकी आंखें तो अनामिका के हाथों पर थी। वह उन्हें कितनी देर से हेल्प कर रही हैं, क्या उसे उनका हाथ अब नहीं छोड़ देना चाहिए? देवांश भले ही जानता था कि अनामिका कुछ गलत नहीं कर रही है, मगर फिर भी उसे जलन हो रही थी। अगर इस वक्त विक्रांत दादाजी के जगह पर उसके सगे भाई भी होते तो उसे यही फील होता। जब वह अनामिका और विक्रांत दादाजी लिफ्ट में चले गए तो उसकी आंखें हल्की डार्क हो गई और वह बोला, पता लगाओ कौन से रूम में है वह लोग। सर, क्या आप उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं? जैसे ही ऋषि ने अपनी बात खत्म की उसे अपने बॉस के खराब मूड का अंदाजा हुआ और एक सेकंड सोचने के बाद उसे समझ में आ गया। उसने जल्दी से किसी को कॉल करके कुछ पता किया और बोला, सर, मैंने रेस्टोरेंट के मैनेजर से पूछा है, सेकंड फ्लोर के एक प्राइवेट रूम में है और इत्तेफाक से इस रेस्टोरेंट के सामने ही एक और रेस्टोरेंट है। क्यों ना हम वहां पर खाना खा ले, तो इस तरह हमें मिलेगा और उनके दोस्त को परेशान नहीं करेंगे। ऑल राइट। देवांश ने अपनी नजर हटा ली मगर अभी भी वह अनामिका के सॉफ्ट हाथों के बारे में सोच रहा था। वही अनामिका ने विक्रांत दादाजी को सहारा देकर प्राइवेट रूम में बैठाया और उसके बाद अपने बैग से उन्हें कपड़े निकाल कर देते हुए बोली, यह आपके लिए है। वह खुश हो गए और बोले, क्या ये तुमने खुद बनाया है? हाँ, जो तुम कपड़े बनाती हो मुझे बहुत पसंद आते हैं। वह कितने अच्छे दिखते हैं और कितने कंफर्टेबल होते हैं। विक्रांत जी ने जो इस वक्त कपड़े पहने हुए थे वह भी अनामिका ने ही पिछली बार उन्हें गिफ्ट किए थे, जो अभी भी काफी अच्छे दिख रहे थे। ये बहुत अच्छा गिफ्ट है, मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ।
सर खाना रेडी है, हम खा सकते हैं। दूसरे रेस्टोरेंट में डाइनिंग रूम के अंदर ऋषि देख सकता था कि देवांश की नजर लगातार सामने वाले रेस्टोरेंट के ग्लास वॉल से नजर आ रही लड़की के ऊपर बनी हुई थी और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने चिढ़ाते हुए कहा, सर नजरा बहुत अच्छा है ना। यहाँ से वह लोग आसानी से देख सकते थे कि उसे रूम के अंदर क्या हो रहा है। अपना खाना खाओ। देवांश ने देखा कि अनामिका ने उसे बूढ़े इंसान को गिफ्ट दिया, उनके के लिए पानी डाला और उन्हें खाना भी सर्व कर रही है। कल रात उसे तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। सर मैं खाना खा रहा हूँ, ऋषि ने जल्दी से खाना खाते हुए कहा, डिलीशियस। वह बहुत भूखा था, सुबह से काम की वजह से उसे खाने का मौका ही नहीं मिला था। ऑल राइट, अनामिका ने उनके प्लेट में और खाना रखते हुए कहा, आप इस बार कितने दिनों के लिए रहने वाले हैं? मैं शाम को ही निकल रहा हूँ। इतनी जल्दी? यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगा? अनामिका ने उनके अकेलेपन वाले एक्सप्रेशन देखिए और धीरे से बोली, अगर आप दादी माँ से मिलने चाहते हैं तो मैं अरेंज कर सकती हूँ। ये सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर वह तुरंत ही चली गई। वह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें गलत समझे। उन्हें अपनी फिक्र नहीं थी, मगर उन्हें लक्ष्मी दादी की रिपुटेशन की बहुत फिक्र। इस उम्र के बावजूद भी गंदे लोग उनके बारे में अफवाह फैलाने से बाज नहीं आएंगे। मैं राघव से कह दूंगी, वह रात को आपके दादी माँ से मिला दे। अनामिका धीरे से बोली, चिंता मत कीजिए, दादी माँ उठेगी नहीं। विक्रांत दादाजी ने कुछ देर सोचा और फिर ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे डर है कि अगर मैंने उसे देख लिया तो ये शहर छोड़कर जा नहीं पाऊंगा। अनामिका उनकी बात सुनकर हैरान बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि वह जानती थी कि वह ऐसा ही कुछ कहेंगे। एक्चुअली तुम मेरे साथ मेरे होटल चल सकती हो, वहां से तुम अपने और अपनी दादी माँ के जो गिफ्ट में लेकर आया हूँ उन्हें ले लेना। भले ही लक्ष्मी दादी के साथ वह नहीं रह सकते, लेकिन उनकी गिफ्ट तो उन तक पहुंच ही सकते हैं। आगे खाने में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका अपने दादाजी विक्रांत दादाजी के साथ लंच पर जाती है, जिसे देखकर देवांश को बहुत जलन होती है। अब आगे, देवांश ने उसे खाना खत्म करते हुए देखा। खाना खत्म करने के बाद अनामिका विक्रांत दादाजी के गाड़ी में बैठी और होटल के लिए निकल गई, वहां से लक्ष्मी दादी की गिफ्ट लेने के लिए। समर्थ और युविका जो बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी उसे गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ जाते हुए देखा। समर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसने गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और उन्हें फॉलो करने लगा। क्या ये है उसकी पसंद? पता नहीं क्यों, मगर अनामिका का फेयर और अट्रैक्टिव चेहरा देखकर समर्थ को गुस्सा आ रहा था। शायद इसलिए क्योंकि वह अमेरिका में पला बड़ा था और सिर्फ अनामिका से कुछ ही बार मिला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनामिका तैयार होने के बाद इतनी खूबसूरत लगेगी, लेकिन वह एक बूढ़े आदमी के साथ कर क्या रही है? अगर वह उसे मदद मांगती तो शायद वह उसकी मदद कर देता। सर, मैम होटल में गई है, क्या हम उन्हें फॉलो करें? ऋषि ने अनामिका को अंदर जाते हुए देखा और देवांश की जलन की वजह से पूरा कार में एक अजीब सी ऑरा फैला हुआ था, जिससे उसे सफोकेशन हो रही थी। या फिर आप खुद उन्हें कॉल कर लीजिए कि वह कहाँ है। देवांश ने उसे इग्नोर किया, क्लियरली उसे उसका सजेशन पसंद नहीं आया। लेकिन टाइम बीतने लगा और देवांश और खुद को रोक नहीं पाया और उसने अनामिका का नंबर डायल कर दिया। अभी तो ऋषि को सजेशन दिए हुए कुछ मिनट भी नहीं बीते थे। अनु, यहाँ तक कि देवांश ने भी अपनी आवाज में थोड़ी सी कंप्लेंट नोटिस किया, जिससे किसी को उसे पर दया आ जाए। क्या तुम्हें कोई काम है? अनामिका सामान के साथ रूम से बाहर आई। मुझे बस तुमसे बात करनी है। देवांश को उसकी सिर्फ आवाज सुनी थी उसे देर के लिए। तुमने लंच में क्या खाया? नॉर्मल रेस्टोरेंट में कुछ खाया। अनामिका ने अपना सामान लेकर एलिवेटर में कदम रखा। खाना कैसा था? देवांश ने सोचा कि उसने इतना सारा खाना खाया तो खाना बहुत अच्छा होगा। उतना भी बुरा नहीं था। क्या मैं तुम्हें अगली बार अपने साथ लंच पर ले जा सकता हूँ? अनामिका जानती थी कि वह सिर्फ बकवास कर रहा है, इसलिए उसने पूछा, क्या तुमने मुझे किसी कारण से कॉल किया था? तुम कहाँ गई थी? भले ही एक सिंपल क्वेश्चन था देवांश की तरफ से, मगर उसकी आवाज में जलन साफ दिखाई दे रही थी। क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ? अनामिका एलिवेटर से बाहर आई और होटल के बाहर थोड़ी दूरी पर खड़ी ब्लैक कार की तरफ बढ़ने लगी और दरवाजा खोलकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने कंपनी से होटल तक मुझे फॉलो किया था? तुम्हें पता था? उसे अपने सामने देखकर देवांश ने उसका हाथ खींचा और गले लगाकर अपने आप को डिफेंड करते हुए बोला, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें देख लिया, तुम तो मुझे देखना भी नहीं है। देवांश की आंखें उसके ऊपर फिक्स थी। मैं कैसे देखती? क्या मैं अपनी गाड़ी रोककर तुमसे जाकर पूछता कि तुम क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो?
अनामिका ने उसे दूर करने की कोशिश की मगर देवांश ने उसे पकड़े रखा और पता नहीं क्यों मगर थोड़ी देर पहले वह जो एंजाइटी और बेचैनी फील कर रहा था वह सब गायब हो गई थी। देवांश तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। कल उसने उसका हाथ पकड़ा और वह आज इतना बोल्ड हो गया है कि उसे गले लग रहा है। मुझे सच में तुम्हें गले लगाना है, क्या करूं मैं? देवांश ने उसकी तरफ सिंसियरली देखा और उसके जवाब का इंतजार किए बिना और टाइटली गले लगाते हुए बोला, बस थोड़ी देर और। कौन है वह? देवांश ने अपनी चिन उसके शोल्डर पर रब करते हुए बोला। वह काफी जलेस फील कर रहा था। ऋषि जो आगे बैठा हुआ था देवांश के बिहेवियर से जेन्युइनली शॉक हो गया था। किसे पता था कि उसके बॉस इस तरह बिहेव कर सकते हैं? अनामिका ने एक्सप्लेन किया, वह मेरे एक बड़े हैं। क्या तुम लोग क्लोज हो? तुम्हें क्या लगता है? देवांश आगे बोला, कल तुमने मुझे खाना सर्व नहीं किया था। क्या तुम खुद नहीं कर सकते? एक मिनट, क्या तुम्हें सचमुच मेरे दादाजी से जलन हो रही है? क्या तुम मेरे साथ भी अगली बार ऐसे ही बिहेव करोगी? अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना सीरियस रहने वाला आदमी इस तरह की बातें कर सकता है। क्या तुम मुझे छोड़ोगे? अगर तुम मेरी बात मान जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। श्योर। उसकी हाँ सुनकर देवांश ने उसे छोड़ दिया लेकिन उसका हाथ पकड़ लिया। वही होटल के बाहर गाड़ी में युविका और समर्थ की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अनामिका अभी अभी उस बूढ़े इंसान को छोड़कर निकली और एक लग्जरियस कार में जाकर बैठ गई। उस कार की लाइसेंस प्लेट काफी इम्प्रेसिव थी। अंदर कौन हो सकता है? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि दीदी अपनी बॉडी को लेकर ही इतनी केयरलेस होगी, युविका बोली। उस लग्जरियस कार को वहां से जाता हुआ देखकर समर्थ बहुत गुस्से में था। अनामिका बूढ़े आदमी को कैसे चुन सकती है? उसके आगे वह एटलीस्ट वह यंग है। ऋषि ने गाड़ी अनामिका की कंपनी के सामने रोकी मगर अनामिका नहीं उतरी। उसका हाथ अभी भी देवांश ने पकड़ा हुआ था जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं लेट हो जाऊंगी। आज उसका काम का पहला दिन था और वह अपने एम्प्लॉइज पर बुरा इंप्रेशन नहीं डालना चाहती थी। मगर देवांश ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और बोला, मैं तुम्हें काम के बाद पिक करने आऊंगा। मेरे पास मेरी गाड़ी है। वह गाड़ी ऋषि घर छोड़ देगा। इतनी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। अनामिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर देवांश ने और टाइटली पकड़ लिया। मैं काम के बाद तुम्हें पिक करूंगा। कोई जरूरत नहीं है। भले ही तुम अपनी गाड़ी ड्राइव करो मगर अब ट्रैफिक बहुत होता है इसलिए अकेले ड्राइव करना सेफ नहीं है। मगर सच में कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं ऊपर आकर तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? अनामिका ने उसकी तरफ हेल्पलेसली देखा और बोली, मैं काम करने जा रही हूँ। मैं बिजनेस डील के बारे में ही तुमसे बात कर लूंगा। अनामिका नहीं चाहती थी कि उसके काम के पहले दिन ही इतनी बड़ी कॉरपोरेशन उनके साथ डील करें। लोग पक्का गॉसिप करने लगेंगे। या तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा या फिर आज रात डिनर पर चलो। अनामिका सचमुच बहुत हेल्पलेस हो गई थी। वह बोली, आज मेरी अपॉइंटमेंट है किसी और दिन। अपॉइंटमेंट? देवांश ने उसके इतनी बिजी होने की उम्मीद नहीं की थी और वह बोला, कल आपसे मैं तुम्हें काम से पिक करने आऊंगा। अनामिका ने घुरकर उसे देखा। उसकी आंखों में वार्निंग थी, अगर तुम ऐसे ही करते रहो तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सिर्फ एक हफ्ते के लिए? देवांश ने पूछना जारी रखा। अनामिका ने टाइम देखा, वह सचमुच लेट होने वाली थी। उसने अपने दांत पीसे और कहा, ठीक है। फिर ठीक है, फिर तो इस पूरे हफ्ते फ्री रहना, किसी को और अपॉइंटमेंट मत देना। समझ गई। अनामिका ने अपना हाथ खींचा और गाड़ी से उतरकर कंपनी के अंदर चली गई। ऋषि ने देवांश को देखा जिसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल दी। ऋषि को अपनी आंखों पर ही डाउट होने लगा। क्या ये सचमुच उसके बॉस ही है? ये तो उनके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हैं। वह देवांश के साथ लगभग 4 सालों से था, जब से उसने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत की थी और यह पहली बार था जब उसने देवांश को किसी लड़की से इतना अटैच देखा था। अनामिका जैसे ही कंपनी में गई, उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। बस मैं हूँ। कॉल करने वाला इंसान मानव था, अनामी इन्वेस्टमेंट का हेड। कुछ नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जिनमें आपकी डिसीजन की जरूरत है। मैं आज उन्हें लेकर आऊंगा ताकि आप उन्हें एक देख ले और कुछ और रिपोर्ट्स भी है जिन्हें मैं ले आऊंगा, आप रिव्यू कर लीजिएगा। श्योर। अनामिका ने लिफ्ट में जाते हुए कहा, आज रात मिलते हैं। उसने कॉल कट किया। उसके कुछ सेकंड बाद ही उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। ये दलजीत दादाजी का फोन था। बच्चे, तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कैसे हैं? दलजीत दादाजी। अनामिका माँ अपने ऑफिस में पहुंची और अपने लिए कॉफी बनाई और बोली, वह लोग बहुत अच्छे हैं। काफी अच्छी फैमिली है मेरी। आपने क्यों आज कॉल किया? मैं यहाँ तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। टॉप पियानो कंपटीशन के टॉप 3 प्लेयर्स अनाउंस हो गए हैं। मेरे अंदर की स्टूडेंट ने जजिंग की है। उन्होंने कहा कि इस साल की एंट्रीज काफी अच्छी थी, इसलिए तुमसे चेक करवाना चाहते हैं।
ऑलराइट, अनामिका भी टॉप जज में से एक थी, लेकिन वह प्रोग्राम में बहुत कम ही जाती थी और हमेशा अपने स्टूडेंट को भेज देती थी। मुंबई शहर में हर साल एक पियानो कंपटीशन होता था, मगर इस बार देश की बहुत कम लोग थे, ज्यादातर लोग इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए इस बाहर चले गए थे। जिस इंसान ने फर्स्ट प्राइज जीता है उसकी फैमिली रिपीटेशन काफी बड़ी है और बाकी एंट्रेंस भी काफी सुपर है, इसलिए उसे बहुत मुश्किल से उसे फर्स्ट प्लेस मिला है। सेकंड प्लेस पर जो इंसान है उसका म्यूजिक का आधा पीस तो काफी बोरिंग है, मगर आधा बहुत अच्छा है। लेकिन उसने अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया है, मुझे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स डाल दिए हैं, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। तीसरी प्लेस वाला भी ठीक ठाक है, उसे बारे में बात नहीं करते हैं। ओके, मैं एक बार सुन लूंगी। भले ही यह अनामिका जजिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, मगर उसे जानना था कि इस साल कौन से टैलेंटेड लोग हैं जो जीते हैं। जब उसने दलजीत दादाजी के भेजे हुए ऑडियो को दिखा तब उसने देखा कि नताशा का नाम फर्स्ट प्लेस पर है। नताशा ने पहली पोजीशन हासिल की है, लेकिन उसका बनाया हुआ म्यूजिक प्लीज बिल्कुल शांत था। लेकिन जब उसने सेकंड प्लेस वाले विनर को देखा तो वह हैरान हो गई। युविका, लेकिन उसका बनाया हुआ म्यूजिक पीस इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ध्यान से सोचने पर अनामिका को कुछ याद आया और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसे आगे नहीं सुनने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ मदन अनामी इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर के लॉन्च में बैठा हुआ था और उसकी नजरें एलिवेटर पर जमी हुई थी। वह सुबह से लेकर अब तक इंतजार कर रहा था मानव के आने का। उसे भूख भी बहुत लगी थी, मगर वह अपनी जगह से हिला नहीं था। वह तो बेहोश होने वाला था, भूखे मरे। किसी ने उसे मानव से मिलने भी नहीं दिया और ना ही एक गिलास पानी के लिए भी पूछा। मगर फिर भी उसने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर मुस्कुरा कर पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस्टर मानव की मीटिंग कब खत्म होगी? वह यहाँ सुबह से इंतजार कर रहा था, मीटिंग पूरे दिन तो नहीं चल सकती। आई एम सॉरी सर, मगर मानव सर बहुत बिजी है, शायद आप किसी और दिन आना चाहिए। वह रिसेप्शनिस्ट पहले की तरह मुस्कुरा कर बात नहीं कर रही थी, उसका एटीट्यूड काफी बदल चुका था। मदन ने पेशेंट होकर पूछा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? क्या आप चेक करके बता सकती हैं कि मिस्टर मानव इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। सर बहुत बिजी हैं। रिसेप्शनिस्ट ने जैसे अपनी बात खत्म की उसी वक्त मानव एलिवेटर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। वह जल्दी से अपनी कलीग के साथ खड़ी हो गई और रिस्पेक्टफुली उसे ग्रिट किया, हेलो सर, मिस्टर मानव मैं हूँ। जब फाइनली मदन ने जाने पहचाने इंसान को देखा तो उसने जल्दी से आगे बढ़ाकर उसे ग्रिट किया, मगर कृष्ण ने उसे साइड में खींचा और बोला, आई एम सॉरी सर कि एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, उनसे मुझे 3 मिनट चाहिए। मदन ने आगे जाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे मिस्टर मानव से बात करनी है।